आइए बच्चों, समुच्चय के अपने अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने समुच्चय का परिचय पाया और ये देखा कि समुच्चय को निर्देशित करने के दो तरीके हैं, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। इन दोनों विधियों का अध्ययन करके हमने कुछ सवाल किया और इस कक्षा में इससे आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अब पढ़ना है समुच्चय के प्रकार के बारे में। समुच्चय बहुत तरह के होते हैं, या यूं कहिए कि हमने अपने सुविधा के हिसाब से उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। तो सबसे पहला समुच्चय का प्रकार है अनंत समुच्चय। ये अनंत समुच्चय आपके लिए कुछ नया नहीं है, आपने पिछली कक्षा में ही इसको देखा है। डी समुच्चय था, जिसके बारे में हमने कहा था कि इसमें अनंत रूप से ढेर सारे अवयव हैं। तो ये जो डी समुच्चय है, ये एक अनंत समुच्चय का उदाहरण है, इसीलिए इसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। इसका उल्टा परिमित समुच्चय जो दूसरे कैटेगरी का है, इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं परिमित कहा जा रहा है, तो इसका मतलब इस समुच्चय में सदस्यों की संख्या सीमित होती है। सीमित होने का मतलब इसमें आप सदस्यों को गिन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण है समुच्चय ए। इस समुच्चय में कितने सदस्य हैं? तो आप कहेंगे 1 2 3। क्या एक को फिर गिना जाए? नहीं, याद होगा बताया गया था कि समुच्चय में अवयवों को दोबारा तिबारा लिखने से समुच्चय में फर्क नहीं पड़ता। तो ले दे के इस समुच्चय में 3 ही सदस्य हैं। उसी तरह से बी में कितने सदस्य होंगे? 1 2, ठीक है। तो बी में 2 सदस्य हुए। तो सीमित कहने का मतलब ही यही हुआ कि आप सदस्यों को गिन सकते हो, ठीक है। इसको दिखाने का एक तरीका ये है जो हमने लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। एन ए, इससे क्या दिखाया जाएगा? से समुच्चय के भिन्न सदस्यों की संख्या को दिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये संकेत रहा एन, ब्रैकेट में समुच्चय डाल दें, तो उस समुच्चय में जितने भी सदस्य हो उसकी संख्या को ये चिन्ह निरूपित करता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे एन ए क्या होगा? वो 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 इसमें भिन्न भिन्न सदस्य हैं। उसी तरीके से एन बी क्या होगा? 2 होगा। तो ये चिन्ह याद रखिए, इससे हम लोग समुच्चय के अंदर भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या दिखाते हैं। आगे आइए, अब है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय जिसमें केवल एक सदस्य हो, ठीक है ना। तो ये कोई खास बात तो इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी एक खास बात बना दिया गया है, तो आप इसको इस तरीक़ा से याद रखें। तो अगर n में एकल समुच्चय डाल दें तो इसका क्या उत्तर होगा? 1। अब जैसे कि यहाँ भी उदाहरण दिया ही गया है, तो इस उदाहरण से भी समझ ही लेते हैं। दिया गया है n एक समुच्चय है जिसमें केवल एक सदस्य है, इसीलिए n जो हुआ वो आपका एकल समुच्चय हुआ। तो इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं हम लोग? ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से बी, कितने सदस्य हैं? 1, तो इसका आंसर भी 1 होगा। आप देखिए बी में 0 रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि एन बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। एन बी 1 होगा। ये 1 क्या दिखाता है? सदस्यों की संख्या को दिखाता है, इस बात को याद रखिए। उसी तरह से ये एन जेड क्या होगा? यहाँ भी 1 होगा। इस तरह जेड के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। ये समुच्चय ऐसा है जिसमें एक खुद ही समुच्चय है, लेकिन इसके अंदर वाले समुच्चय में कोई सदस्य नहीं है। तो Z भी क्या हुआ? वो भी एक एकल समुच्चय हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो भी है, जो भी सदस्य है, चाहे वो समुच्चय ही क्यों ना हो, तो NZ बराबर 1। अच्छा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई दूसरा समुच्चय होता, मान लीजिए Z डैश, और इसके अंदर आपने एक समुच्चय डाला है NZ डैश, क्या होता? ये भी 1 होता है। क्यों? क्योंकि Z डैश के अंदर एक ही सदस्य है, इसीलिए Z डैश भी एकल समुच्चय ही कहा जाएगा। तो आप मध्यम कोष्ठ के अंदर सदस्यों की संख्या पर ध्यान रखिए। ये मतलब नहीं है कि वो क्या है, ये मतलब है कि कितना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला समुच्चय आता है आपका रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कुछ भी ना हो। ये थोड़ा सा आपको हास्यास्पद लगेगा, लेकिन ये बहुत 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 ज़रूरी समुच्चय है।
इतना ज़रूरी समुच्चय है कि इसके लिए एक ग्रीक भाषा का अक्षर रिजर्व कर दिया गया है। इसको बोलते हैं फाई। फाई लिखने का मतलब होगा रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी सदस्य ना हो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एन फाई कितना होगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सदस्य नहीं है, इसलिए एन फाई 0 होगा। आगे आइए, आगे है समान समुच्चय। क्या कहते हैं इसके बारे में? वो दो समुच्चय जिसमें तथ्यतः समान सदस्य हो, समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है ना? तो पहले आप तो इस वाक्य पे थोड़ा मनन कर लें। तथ्यता कहने का क्या मतलब है? तथ्यता साधारण भाषा में कहें तो ले दे के, वो दो समुच्चय जिसमें ले दे के समान सदस्य हो, समान समुच्चय कहलाते हैं। तो यानी कि मतलब हुआ कि अगर S और P समान समुच्चय हो तो S बराबर P, ऐसे उसको दिखाएंगे। उदाहरण से समझिए कहने का क्या मतलब है। जैसे कि इस एक को देखिए, एक के अंदर क्या है? 1 2 3 4 5 है। B में क्या है? 5 4 3 1 2 है। तो सर ये दो तो इससे और ये दो इससे, माफ़ कीजिए 1 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, और 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी। तो कहने का मतलब इसके सभी सदस्य उसमें हैं और उसके सभी सदस्य इसमें हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि ये दोनों समुच्चय क्या है? समान समुच्चय हैं। इसलिए A बराबर B लिखा गया है। आगे देखिए, आगे है C बराबर 1,2,2, यानी कि ये थोड़ा सा बरगलाने के लिए है। तो क्या है? तो 1,2 ही है, क्या आपको याद है? सदस्य को दोहराने से समुच्चय बदलता नहीं, इसलिए C ये है, तथ्यता ले दे कि ये है। और C में अगर 1 और 2 है और D में भी केवल 1 और 2 ही है, तब हम क्या कहेंगे कि C और D बराबर हुए। ये बात अच्छी है। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला में दिया गया है कि K बराबर -0,2 -0,1 0 0,1, और L में है -0,2 -0,1 और 0। तो ये दोनों समुच्चय बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं बराबर होंगे? क्योंकि K में 0.1 है जो L में नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए हम कहेंगे ये दोनों समुच्चय समान नहीं है। तो अगर इसको फॉर्मली लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? चूँकि 0.1 K में है पर 0.1 L में नहीं है, इसलिए K और L बराबर नहीं हुए। तो ये लिखने का तरीका होगा। आगे आइए, आगे है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय वो दो समुच्चय जिनमें सदस्यों की संख्या समान हो। देखिए समान समुच्चय में क्या था? सदस्य ही समान हो जाए, लेकिन समतुल्य समुच्चय में सदस्यों की संख्या समान होना है, तो समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पे दिया गया है और इसको दिखाने का तरीका आपको ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए A में दिया गया है 1 2 3 4 5 और B में दिया गया है 1 2 3 4 6। देखिए यहाँ A और B बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर B में 6 है और A में 5 है। हालांकि फिर भी A और B समतुल्य कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि NA बराबर NB, दोनों में सदस्यों की संख्या समान है, इसलिए उसे समतुल्य समुच्चय उन दोनों को कहा जाएगा। आगे आइए, यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में बात करना है। देखिए इसका फॉर्मल स्टेटमेंट तो ये है, यदि हम किसी समुच्चय A के सदस्यों अथवा उपसमुच्चयों पर विचार कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि समुच्चय A सार्वत्रिक समुच्चय। कहने का मतलब ये है, सार्वत्रिक समुच्चय हम लोग हमेशा अपने आराम के हिसाब से चुनते हैं। अगर मान लीजिए हम दो समुच्चय पे बात कर रहे हैं, समुच्चय A जिसमें A B C है और B जिसमें 1 2 3 है, तो आप आराम से एक ऐसा समुच्चय चुनिए जिसमें इन दोनों के सभी सदस्य हों। तो यानी कि कहने का मतलब से A B C भी हो
और 1 2 3 भी हो, और कुछ और भी हो सकता, वो कोई बात नहीं। कोई बच्चा इसको ऐसे भी चुन सकता है कि वो तो चुन ले A से लेकर Z तक सारा अक्षर और 1 से लेकर 100 तक सारा संख्या, तब भी ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय हमेशा ये देखकर चुनते हैं कि हमारे पास क्या समुच्चय है, हम किस समुच्चय पर काम कर रहे हैं, और फिर ऐसा समुच्चय चुनते हैं जिसमें कम से कम जिन समुच्चयों पर विचार आ रहा है उसके सारे सदस्य हों और उससे कुछ एक्स्ट्रा भी हो तब भी चलेगा। तो सार्वत्रिक समुच्चय हम लोग हमेशा अपने आराम के अनुसार चुनते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। इस हिसाब से समझिए तो सार्वत्रिक समुच्चय की जो अवधारणा है वो बड़ा नेचुरल है। आप मान लीजिए कितना पे ही, मान लीजिए एक सी समुच्चय है, इसमें क ख ग है, तो आप हमेशा एक ऐसा समुच्चय का कल्पना कर सकते हैं जिसमें ये तीनों समुच्चय के सभी सदस्य हों, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो सार्वत्रिक समुच्चय जो समुच्चय अंडर कंसीडरेशन है उसके अनुसार और अपने आराम के अनुसार चुनते हैं। तो यही सार्वत्रिक समुच्चय का कंसेप्ट है। सार्वत्रिक समुच्चय का भी थोड़ा वो सम्माननीय चीज है, इसलिए अक्सर उसको यू से दिखाते हैं। चलिए आगे आइए, अब आते हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय जरा ध्यान से देखिए। अगर यू सार्वत्रिक समुच्चय है और ए जो है उपसमुच्चय है यू का, देखिए आपने अभी उपसमुच्चय नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इस सवाल में ये वाला जो वाक्यांश है ये थोड़ा टेक्निकल है, इस सवाल को करने के लिए इस पे ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, ये वैसे भी हो जाए। अगर यू सार्वत्रिक समुच्चय है और ए यू का उपसमुच्चय है, तब यू के उन सभी अवयवों के समुच्चय को जो ए के सदस्य नहीं है ए का पूरक समुच्चय कहते हैं। ए का पूरक समुच्चय वो समुच्चय होगा जिसमें ए के अलावा सभी सदस्य हो, मतलब जो ए में सदस्य हो वो ए के पूरक समुच्चय में नहीं होंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए u बराबर दिया गया, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है, ठीक है ना, और a बराबर आपको दिया गया है ये, तो कहा जा रहा है पूरक समुच्चय निकालिए। पूरक समुच्चय को दिखाने के लिए ना 2-3 चिन्ह उपयोग करते हैं, जैसे a पे पावर c जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, और a का पावर नहीं करना चाहिए, सुपरस्क्रिप्ट करना चाहिए, या a डैश, ठीक है, या u ऑब्लिक a, यहाँ पे ऑब्लिक छूट गया है, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, तो ऐसे दिखाते हैं। हमको ये वाला चिन्ह ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे पता चल जाता है कि पूरक समुच्चय का बात हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय के संदर्भ में ही कर सकते हैं, क्योंकि तभी तो पता चलेगा क्या ए में है और क्या ए में नहीं है। तो देखिए ये सवाल करते हैं, कहा जा रहा है कि यू ये है ए ये है, तो ए में क्या क्या है भाई, 1 3, मान लीजिए ये ए है और ये यू है, 5 7 9, और यहाँ क्या क्या होगा भाई, 2 4 6 8 10। देखिए तो ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, वो समुच्चय जिसमें वो सदस्य हो जो ए में ना हो लेकिन सार्वत्रिक समुच्चय में हो, ठीक है ना। तो क्या क्या ए में नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 10 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो ये है आपका पूरक समुच्चय ए का, ठीक है ना। तो एक बात यहाँ और गजब का दिख रहा होगा आपको, देखिए किस तरह से समुच्चय ए पूरा का पूरा यू के अंदर समाया हुआ है। अगर समझने की दृष्टि से कहें तो यू पिता है तो ए उसका बेटा है, क्योंकि ए पूरा का पूरा यू के अंदर समाया हुआ है। इस पिक्चर को ध्यान में रखिएगा, उपसमुच्चय पढ़ते समय ये आपका काम आएगा। विजुअली भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, और हमने यहाँ पे रोस्टर विधि में लिख भी दिया है। तो आशा है आपको पूरक समुच्चय समझ में आया होगा। आगे आइए, हम कुछ सम्माननीय समुच्चय हमारे पास पूरा मैथ के दुनिया में
जितना भी आप पढ़ाई लिखाई कीजिएगा, समुच्चय से तो आपको अब पाला पढ़ते रहना पड़ेगा। तो कुछ समुच्चय ऐसे हैं जिनका इतना सम्मान है, जिनका इतना ज़रूरत है कि उनको ना सिर्फ एक अक्षर समर्पित कर दिया गया है, बल्कि उसको थोड़ा स्टाइल से किया गया है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं एन को लिखने का क्या तरीका है, ऐसे लिखा गया है, ठीक है ना। ये आर को कैसे लिखा गया, ऐसे लिखा गया है। तो ये इसलिए क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट समुच्चय है, इसलिए इनको डेडिकेट कर दिया गया है कुछ अक्षर, ठीक है ना। तो ये कौन सा समुच्चय है भाई? ये तो है प्राकृतिक समुच्चय, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। ये कौन सा समुच्चय है? ये तो है पूर्ण संख्या का समुच्चय। ये तो है आपका p/q, यानी कि ये परिमेय संख्या का, और इसको दिखाया गया है w से। और ये है आपका अपरिमेय संख्या का। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है x, देखिए यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है x, जहाँ x परिमेय संख्या में ना हो, यानी कि q में ना हो, ठीक है ना। तो जो परिमेय ना होगा वो अपरिमेय ही होगा, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या का समुच्चय है। इसमें क्या है? ये है सबका बाप। क्यों कह रहे हैं सबका बाप? कि इसमें परिमेय भी है, अपरिमेय भी है। तो यानी कि ये है वास्तविक संख्या का समुच्चय, ठीक है ना। तो अब की बार आगे से अब हम लोग बार बार वास्तविक संख्या का समुच्चय नहीं लिखेंगे, परिमेय संख्या का समुच्चय नहीं लिखेंगे, पूर्ण संख्या का समुच्चय नहीं लिखेंगे, प्राकृतिक समुच्चय नहीं लिखेंगे। हम लोग सीधा आपको इसका डेडिकेटेड अक्षर दे देंगे। जैसे जैसे ही ये एन, स्टाइलिश एन लिखा गया, आपको समझ जाना पड़ेगा कि हम लोग प्राकृतिक संख्या का बात कर रहे हैं। उसी तरह से जैसे ही ये आर लिखें, आपको ये समझ जाना चाहिए कि वास्तविक संख्या के समुच्चय का बात हो रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही।